दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक दो प्रश्न तो आपके परीक्षा में आ ही जाते हैं। याद रखेगा, इस पंचायती राज व्यवस्था वाले टॉपिक को हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है। मैं एंशिएंट पीरियड से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक में, पॉलिटी तक में कितने संशोधन हुए वहां तक की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और आज इस क्लास को पढ़ने के बाद आप फिर कभी इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कमेटियां बनी है, जैसे आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अलग अलग बहुत सारी कमेटियां बनी। उन एक एक कमेटियों के बारे में बताऊंगा, उनके रिपोर्ट्स के बारे में, उनके सुझाव के बारे में, कब कब संशोधन किया गया, उन संशोधन में क्या दिए गए थे, जो अधिनियम आया उस अधिनियम में सब सेक्शन बनाए गए, छोटे छोटे अनुच्छेदों को बनाया गया है, उनमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, सब कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज जो है ये दो पार्ट में मैं आपको पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। देखिए पढ़ना हमें इतना है ना कि फिर कभी उस टॉपिक में कोई डाउट ना रह जाए, इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता, जल्दी से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप समझ नहीं पाओगे कि कितनी क्लास अपडेट हो रही है। ठीक है, आपका फर्ज बनता है कि आप डेली आइए, प्लेलिस्ट में आकर के देखिए कौन कौन सी क्लास अपडेट हुई है और आप भी हमारे साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत में करूंगा एकदम पुराने समय से। चोल काल को जाना जाता है। चोल काल में यह व्यवस्था सबसे पहले देखने को मिली थी। किसमें? चोल काल में। चोल काल वही है दोस्तों, राजा राम चोल का नाम सुना होगा। ठीक है, राजा धीराज का नाम सुना होगा, राजेंद्र चोल का नाम सुना होगा। ये भारत के महान शासक थे जो कि दक्षिण में रहते थे। याद रखिए, चोल वंश से संबंधित थे लोग और अपने जमाने में इनकी दो तीन चीजों में इनकी बड़ी महारत हासिल थी। जैसे इनके पास नौसेना शक्ति था उस समय, ये ग्राम स्वशासन ला चुके थे उस समय तक, और इसके अलावा इन्होंने भारत के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, कब्जा मतलब वो सब उनके अधीन था। जैसे श्रीलंका ये भारत के अधीन था, इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा का नाम सुना होगा, वो सब भारत के अधीन था। उधर कंबोडिया तक में जितने भी छोटे मोटे द्वीप है ना, उन सभी द्वीपों पर किसका अधिकार था? चोल राजाओं का अधिकार था, इसलिए इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से तो और ज्यादा। और खास करके एमपीपीएससी के जो बच्चे हैं वो अलर्ट हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि अब इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए दिया जा रहा है दोस्तों कि प्राचीन काल में जो चोल साम्राज्य था, ये पहली बार ऐसा देखा गया कि स्थानीय स्वशासन का उदाहरण, सबसे बेहतरीन उदाहरण जो देखने को मिलता है ये चोल साम्राज्य मिलता है। दोस्तों बात आती है स्थानीय स्वशासन माने होता क्या है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, चैप्टर तो पढ़ लेते हैं बट हम उसका मूल उद्देश्य नहीं जान पाते हैं कि इसका मतलब क्या है स्थानीय स्वशासन। दोस्तों एक लाइन की बात, जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हो तो आपको अपने गांव की समस्याओं के बारे में पता रहता है। ऐसे में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बैठ करके वेट करें कि सरकार कुछ करेगी, कुछ ना कुछ तो करवे करेगी। ठीक है, या तो हम बैठ के इंतजार करें और या तो उसके लिए कोई उचित व्यवस्था करें और हम लोग क्या करें, समूह बनाकर, जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग समूह बनाकर उस समस्या का समाधान खुद निकाले। यही होता है स्थानीय स्वशासन। अच्छा, मतलब इसमें जो जनता है उनको क्या बनाया जाता है? उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उनको इस कदर तैयार किया जाता है कि वो अपनी समस्याओं से खुद सीख पाएं और उनसे बाहर निकल पाएं। इसके लिए वो किसी पर निर्भर न रहे। यही होता है स्थानीय स्वशासन। मतलब जहां की जनता स्थानीय स्वशासन जानती है वो बड़ी चतुर होगी, बड़ी चालाक होगी। वे वेट नहीं करती है कि हमारे यहां कोई विद्यालय नहीं है, सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही, कोई विद्यालय ही नहीं खोले। नहीं, ऐसे में वहां के लोग खुद क्या करते हैं, इस समस्या का समाधान निकालते हैं। यही स्थानीय स्वशासन कहलाता है और यही उसका मूल अर्थ है। समझिए अब आगे बात क्या हो रहा है। कारण निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाना। लोग भागीदार कैसे बनाएंगे? जब अपनी समस्याओं से रूबरू होंगे, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, तब तो भागीदार होंगे, तब वो ना पार्टिसिपेट करेंगे। तो कह रहा है निचले स्तर पर। निचला स्तर क्या? अब उससे भी नीचे का कोई स्तर तो है नहीं। गांव सबसे छोटा स्तर है। गांव के ऊपर भाई तहसील होता है, तहसील के ऊपर जिला होता है, जिला के ऊपर राज्य होता है, राज्य के ऊपर जो है केंद्र होता है। तो वो है, तो गांव जो है, ग्राम जो है, वो आखिरी इकाई है, सबसे अंतिम इकाई है। ठीक है, तो याद रखिए, कह रहा
निचले स्तर यानी ग्राम स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एक एक शब्द को तोड़ के पढ़िए। विकेंद्रीकरण, देखिए केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दो चीजें होती। केंद्रीकरण माने होता है सब कुछ हम हैं, हम मतलब हम, बिना हमसे पूछे ये नहीं होगा, बिना हमसे पूछे वो नहीं होगा, यानी सब कुछ हम। जब किसी चीज की पावर किसी एक व्यक्ति में आ जाती है इसको केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण मतलब कि इनके साथ जितने लोग हैं सबको भागीदार बनाया जाता है और ये पावर कई हिस्सों में बढ़ जाता है। तो हमारा जो देश है, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक देश जहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब जहां पर जनता का शासन है, तो दोस्तों वहां पे जरूरी होता है कि कोई भी चीज केंद्रीकरण में ना हो, हर चीज का विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि केंद्रीकरण होगा तो तानाशाही आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तानाशाही आ जाएगी। ऐसे में फिर देश क्या हो जाएगा, वहां से लोकतंत्र समाप्त होके राजतंत्र आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वही आपसे बता रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है, यानी पावर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्या स्वयं हल करने के सक्षम बनाया जाता है। मतलब उनको इस एबल बनाना कि लोग अपनी समस्या का समाधान खुद कर लें। ठीक है, यानी जब ऐसा हो जाएगा तो लोग दूसरों को दोषी देना बंद कर देंगे, लोग सरकार को दोषी देना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आपके मन में आता होगा एक बात कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। दोस्तों पता है इस चैप्टर से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको आपके अंदर की बहुत सारी चीजों को सिखाऊंगा। देखो, पढ़ने का मतलब यार खाली ये नहीं होता है कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आया बैठा पढ़ा और एग्जाम दिया, क्वेश्चन किया फिर भूल गया। नहीं यार, ये काम नहीं करना आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा तो लोग इसलिए ग्रहण करते हैं कि उनके अंदर की जो स्किल है उसका विकास हो, और इसलिए पढ़ाई करिए। जिस दिन आपने इसलिए पढ़ना ना अपने विकास के लिए, उस दिन जान लो कि आप हर एक चीज आपको याद हो जाएगी। आप हमसे पूछते हैं ना, सर आप क्या खाते हो कि आपको याद हो जाता है? कुछ खाते नहीं यार, हम भी खाना ही खाते हैं। जो आप खाते हो वही हम भी खाते हैं, बल्कि आपसे कम खाते हैं। क्यों? समय नहीं मिलता। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान इस पर लगा होता है कि क्या दें, कैसे आप समझ जाओगे। समझ रहे हो? तो यहां पे समझो। अब मन में आपके आएगा, सर आपने विकेंद्रीकरण तो बोल दिया, लेकिन ये विकेंद्रीकरण होगा कैसे? कैसे जो है सत्ता का जो पावर है कैसे हम अलग अलग उसको बांट दें? तो हमने कहा देखिए तरीका है उसका। सबसे ऊपर केंद्र है और केंद्र अपने अंदर राज्यों को रखा हुआ है। अब हमारे यहां देख लीजिए अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, तो केंद्र ने सारा पावर उसके पास नहीं है, पावर उसने राज्यों में बांट दिया। तो विकेंद्रीकरण हुआ कि नहीं? इसने अपने पावर को कई हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो याद रखिए विकेंद्रीकरण हो गया। और राज्यों ने क्या किया? जिला बना दिया। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे उत्तर प्रदेश ले लो, 75 जिले यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर दिया? ये भी अपने पावर को बांट दिया, और हर एक जिले में छोटे छोटे गांव बन गए या तहसील बन गए, और तहसील के बाद गांव बन गए। यानी अगर एक मोटा मोटी देखो तो केंद्र, राज्य और गांव, यानी हर चीज बटी हुई है। यही तो विकेंद्रीकरण है। मतलब कि हमारे देश में विकेंद्रीकरण है। हाँ, हमारे देश में विकेंद्रीकरण है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात आती है, ये तो प्राचीन काल की बात हो गई। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जब आप पढ़ोगे, जिस समय मुगल वगैरह का शासन था, या फिर हम कहते हैं कि सल्तनत कालीन शासन था। ठीक है, जिस समय दिल्ली सल्तनत पर अलग अलग वंशों ने राज किया, चाहे गुलाम वंश रहा हो, खिलजी रहा हो, सैयद रहा हो, तुगलक रहा हो, लोधी रहा हो, कोई भी रहा हो, तो उनकी अपनी व्यवस्था थी। जो उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र थे उस पर वो अपने तरीके से राजपाट करते थे। दोस्तों हमारी कहानी इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरू होती है जब अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, और अंग्रेजों के आगमन होने के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वहां से कहानी शुरू होती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट तो वैसे आपका 1773 में आ गया। ठीक है, और यहां पे इंपॉर्टेंट है 1793। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम है ये। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसको अस्थाई बंदोबस्ती का जनक कहा जाता है, कह रहा 1793 का जो चार्टर बिल आया था या चार्टर एक्ट आया था, वो ब्रिटिश भारत की 3 प्रेसिडेंसियों में स्थानीय संस्थाएं बनाई जाए, ऐसा पहली बार जिक्र किया गया था। क्या किया गया था? पहली बार। अगर हम ऑफिशियल तरीके की बात करें तो ऑफिशियली कब कहा गया? तो पहली बार दोस्तों 1793 में। ठीक है, 1793 में पहली बार 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी? वही बंगाल और बंबई, बॉम्बे और आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो इन तीनों में क्या बनाया जाए? इन तीनों में स्थानीय संस्थाएं बनाई जाए, ये पहली बार कहा गया। दोस्तों अभी भी ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात नहीं आई है, अभी स्थानीय संस्थाएं बनाई जाए ऐसा कॉन्सेप्ट आया, संस्था का कॉन्सेप्ट आया। समझिए, स्थानीय संस्था, धीरे धीरे विकास होगा। देखिए विकास धीरे धीरे जो हो रहा है मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे। इसके
इसके बाद दोस्तों कुछ समय तक बातें शांत रही। फिर 1842 आया। 1842 में बंगाल अधिनियम आया था और इसमें जो है प्रेसिडेंसी से बाहर भी विकास किया जाए ऐसी बात की गई। क्यों? क्योंकि 1793 में कहा गया कि जो 3 प्रेसिडेंसियां हैं उनके अंतर्गत गांवों के विकास की बात की गई, जिसमें क्या किया जाए, ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं बनाकर ये कार्य किए जाए ऐसा कहा गया। तो अभी तक तो मामला प्रेसिडेंसी तक था, लेकिन 1842 में जब ये बंगाल अधिनियम आया तो उसके तहत कहा गया नहीं, अब हमको थोड़ा सा विकास करना है और इन 3 प्रेसिडेंसियों से हटकर जो अन्य क्षेत्र हैं उन पर भी ध्यान देना है। तो देखिए प्रेसिडेंसी से बाहर भी विकास करने की बात की गई। हर कदम पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सबसे पहले किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन की बात की गई? ये स्थानीय स्वशासन से ही रिलेटेड चीजें हैं। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था सबसे पहले चर्चा वहां पे हुई थी। अच्छा, प्रेसिडेंसियों से बाहर भी स्थानीय संस्थाएं बनाई जाए और ग्राम विकास किया जाए, इसके बारे में कब कहा गया? तो 1842 में बंगाल अधिनियम आया था उसमें कहा गया। ठीक है, और फिर देखिए 1864 1857 की क्रांति खत्म हो चुकी है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो चुका है। 1 नवंबर 1858 को वायसराय आ चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे और वो अब जा भी चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिए 1864 का भारत सरकार के प्रति भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता भी दे दिया गया। यानी क्या दे दिया गया? भारत सरकार के द्वारा एक मान्यता दे दिया गया। दोस्तों क्यों आपको लगेगा सर थोड़ा सा अलग है? देखो, इसके पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही थी। पहली बार स्थानीय स्वशासन की चिंता जो 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया, उस समय क्या था? उस समय काम धाम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। 1842 का जो बंगाल अधिनियम आया जिसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंसी से बाहर भी विकास करना चाहिए, उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो था वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटेन की महारानी का राज वहीं से शुरू हो जाता है। तो तभी तो वायसराय बनाया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि महारानी या इंग्लैंड का शासन स्थापित होने के बाद, ठीक है, इसके बारे में चिंता हुई 1864 में। ठीक है, 1864 में और स्थानीय स्वशासन को एक मान्यता दिया गया कि हाँ ये चीज होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कहा गया। 1870 में दोस्तों लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो, इन्हीं के समय में पहली बार जनगणना हुई थी 1872। याद है ना आपको? 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में, और रेगुलर जो हुई थी वो 1881 से हुई थी। फिर तब से जो है 10 वर्षीय योजना चल रही, हर 10 साल पर जनगणना किया जाता। वो लॉर्ड रिपन का समय था, मेयो के समय में शुरू हुआ था। दोस्तों 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर दिया। क्या दे दिया? जो पंचायत थे, पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। और ये जो पंचायत हुआ करते थे, पंचायत मतलब पंच, इसमें पंच हुआ करते थे, 5 नेता हुआ करते थे, उन्हीं का निर्णय सर्वमान्य हुआ करता था। आज भी आपने इस तरह की कहानियां जो है फिल्मों में देखी होंगी। तो पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर दिया किसने? लॉर्ड मेयो ने प्रदान कर दिया। यानी अब धीरे धीरे विकास और तेजी से बढ़ेगा। सुनिए आगे चल के लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा है और लॉर्ड रिपन के समय को गोल्डन ईयर कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया। दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपके मन में आया होगा ना कभी कभी कि सर स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है, जबकि इसके पहले लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, कार्यात्मक रूप से वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया था किसको? ग्राम पंचायतों को। तो ये जो टाइटल है ये तो मेयो को भी मिल सकता था, लेकिन ऐसा रिपन ने क्या किया? तो दोस्तों रिपन ने एक बहुत जबरदस्त काम किया 1882 में। दोस्तों इसने उपखंड और जिला बोर्ड बनाया। यहां पर लिख दीजिए बोर्ड। ठीक है, इसने उपखंड और जिला बोर्ड बनाया। अच्छा, उपखंड और जिला बोर्ड क्या करते थे दोस्तों? उपखंड जिला बोर्ड जो होते थे ये नीचे की व्यवस्थाओं को मैनेज करते थे। कौन सी नीचे की व्यवस्था? जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी ग्राम स्तर पर, उसको मैनेज करने का काम ये करते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ कुछ कहा नहीं, इन्होंने कुछ करके दिखाया। ठीक है, जबकि मेयो ने एक जो है स्वायत्तता दिया तो वो स्वायत्तता वैसे भी उनके हक का हिस्सा था, तो इसलिए यहां पे कुछ नहीं कहा गया। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। भाई स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इन्होंने दिया, ये कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है स्थानीय संस्थाएं बन गई।
पहले ही बन गई थी, ठीक है। और अब बात आती दोस्तों उसके जांच की। तो दोस्तों ये देखने के लिए कि जो स्थानीय संस्थाएं बनाई गई हैं क्या वो ठीक ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उसके बारे में दोस्तों उसके जांच की बात आई 1907 में, ठीक है। CEH हब हाउस, ये इनकी अध्यक्षता में एक राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता था। कुछ करना नहीं था, ये आयोग का बस खाली एक ही काम था कि जिस स्थानीय स्वशासन की हम बात कर रहे हैं वो स्थानीय स्वशासन के लिए जो स्थानीय संस्थाएं बनाई गई हैं वो ठीक ढंग से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वो उनका क्या जो है रिपोर्ट कार्ड है, उसके लिए दोस्तों ये शाही आयोग बनाया गया। और शाही आयोग बहुत फेमस है, ठीक है, या इसी शाही आयोग को राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष हब हाउस थे, ठीक है। अच्छा, हार्डिंग के समय में दोस्तों एक बात याद रखें, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग का नाम सुना होगा, हार्डिंग द्वितीय पूरा नाम है हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। इन्हीं के समय में राजधानी कलकत्ता से उठा के दिल्ली की गई थी। तो कह रहा है हार्डिंग द्वितीय ने 1915 में भी अपना मत जो है इसीलिए दिया था कि हाँ इस तरह के जांच होनी चाहिए और स्थानीय स्वशासन बनना चाहिए, केवल इतनी बात उन्होंने कहा था। आगे दे रहा है भारत सरकार अधिनियम आया 1919, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत द्वैध शासन आ गया। और द्वैध शासन आने के बाद दोस्तों क्या हो गया, ड्यूअल शासन आ गया, ठीक है। कह रहा है कि इसके बाद क्या हुआ कि विकास की बात आई और फिर विकास पर बल भी दिया गया। कैसे? अरे ये मोदी जी वाला विकास की बात नहीं कर रहे हैं, विकास पर बल दिया गया और उसके लिए पूरा खाका भी तैयार हुआ। देखिए कैसे कह रहा है कि इसके पहले ही दोस्तों देखिए बताना भूल गया, ये जो 1907 में बना था शाही आयोग, ठीक है, 7 में बना, 8 में 7 और 8 पूरा 2 साल तक इन्होंने चेक किया और 1909 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और 9 में रिपोर्ट आने के बाद विकास पर धीरे धीरे बातें की गई और आगे चल के 1919 में भारत सरकार अधिनियम पास हो गया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम जो पास हुआ था 1919 में, इस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, आपको पता होगा। और मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे? भारत सचिव थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम भी इसे दिया जाता है। लेकिन याद रखिए स्पष्ट प्रावधान भी यहां तैयार किया गया कि क्या किसको करना है, किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, और द्वैध शासन स्थापित किया गया, ठीक है, द्वैध शासन केंद्र में आ गया, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की भी बात हुई और इसको हस्तांतरित विषय में डाल दिया गया। मैंने आपको बताया था 2 तरह के विषय हुआ करते थे, एक आरक्षित होता था, एक हस्तांतरित होता था, ठीक है। तो ये स्थानीय स्वशासन जो है ये हस्तांतरित विषय में डाला गया। और एक चीज और याद रखिए, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? तो लियोनस कार्टिस, नाम याद रखेगा, लियोनस कार्टिस। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन? एक प्रश्न यहां से भी बनता है, द्वैध शासन का जन्मदाता कौन है? तो लियोनस कार्टिस, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको हम इत्मीनान से इतिहास इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको चीजें खूब अच्छे से याद हो जाएं, समझ में आ जाए कि धीरे धीरे ये जो चेंजिंग हुई है कैसे हुई है। आगे देखिए, फिर आया 1935 का अधिनियम, ठीक है, और ये भी भारत सरकार अधिनियम है। कह रहा है कि इसमें स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया, जबकि इसके पहले 1919 में उसको हस्तांतरित विषय में रखा गया था ना, हस्तांतरित विषय में। हालांकि उसमें राज्य विषय नहीं हुआ करता था, उसमें आरक्षित और हस्तांतरित यही 2 हिस्से हुआ करते थे। लेकिन यहां पर आकर के दोस्तों इसको राज्य का विषय बना दिया गया, इसको आप जरा ध्यान देंगे। कह रहा गांधी जी की अगर बात करें, महात्मा गांधी जी, ये स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम स्वराज पर विशेष बल दिया जाए, ठीक है, इसके लिए इन्होंने अथक प्रयास किए थे। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय भी बनाया गया था, याद रखिए, जिसके मंत्री थे यस के डे। कौन थे? यस के डे। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आजादी के बाद एक बार आप फोकस करिए ध्यान से, तो आजादी के बाद 2 अक्टूबर को 1952 में, फिलहाल तो गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनका हमेशा से मानना था कि ग्राम स्वराज लाया जाए भारत में, ग्राम स्वराज लाया जाए। क्यों? क्योंकि भारत देश गांव में बसता है। ये किसका कथन था? ये महात्मा गांधी जी का कथन था कि भारत देश गांव में बसता है, तो ग्राम स्वराज की बात किया करते थे, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद 2 अक्टूबर 1952 को भारत में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने यह घोषणा किया। लेकिन यह योजना अनसक्सेसफुल हो गई। क्यों? कोई रीजन? क्योंकि भारत सरकार की पहली योजना थी ग्राम स्वराज को देखते हुए, और ऐसे में यह योजना फेल हो जाना यह एक कड़ा तमाचा था भारत सरकार के ऊपर, ठीक है। अभी क्या हो गया सुनिए, जब ये व्यवस्था फेल होने लगी तो
अचानक से एक साल बाद ही इसका नाम परिवर्तित कर दिया नेहरू जी ने, ठीक है, और नाम परिवर्तित करके रख दिया गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953। क्या होता है जब कोई चीज नहीं चलती है तो लोग लगता है नाम इसका खराब था ना, इसका नाम बदल दिया गया 53 में, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा। तो 1953 में इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम बदल करके राष्ट्रीय प्रसार सेवा कर दिया गया और इसके तहत आर्थिक विकास, सामाजिक पुनरुत्थान, जनता को अधिकार, ठीक है, ये सब मिलना था लेकिन मिला नहीं। भाई कोई चीज, एक बात बताओ आप, जैसे स्थानीय स्वशासन अगर आया या हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू जी ने लाया या फिर ये जो राष्ट्रीय प्रसार समिति बनी अगर ये आया, तो कुल मिला जुला कर स्थानीय स्वशासन था क्या? भाई विकेंद्रीकरण हो और जनता की जवाबदेही हो, जनता की भागीदारी हो कि जनता अपनी समस्याओं का समाधान खुद करे, इतना सक्षम जनता को बनाया जाए, ठीक है। और इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी आर्थिक विकास हो, इसके लिए जरूरी है सामाजिक पुनरुद्धार की बात हो, जनता को अधिकार दिया जाए, लेकिन ये सब न दिया गया तो बताइए योजना फेल नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, भारत सरकार भी थोड़ा सा चिंतित थी इधर बीच, क्यों? क्योंकि भारत सरकार का पूरा फोकस प्रथम पंचवर्षीय योजना पे था, शायद इसलिए सरकार इस तरफ अपना फोकस नहीं बना पा रही थी। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन से संबंधित कई कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों ने अलग अलग रिपोर्ट दिया है और उन कमेटियों से संबंधित प्रश्न भी आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, ये पहली समिति थी जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। अब देखिए क्या था ये, यानी कुल स्थानीय स्वशासन के मद्देनजर ये पहली समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। आपसे तो डायरेक्टली पूछता है खाली इसके बारे में, तो नाम याद रखेगा, बलवंत राय मेहता स्थानीय स्वशासन से संबंधित समिति है और इसको ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता है। ग्रामोद्धार, गांव के उद्धार के लिए समिति बनाई गई, उसके लिए इन्होंने अपना रिसर्च किया और रिपोर्ट कार्ड दिया। तो अभी क्या रिसर्च किया इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और भारत सरकार उनको उन तथ्यों को मानती है या नहीं मानती है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि पीछे भारत सरकार का पहला प्रयास आजादी के बाद किया गया पहला प्रयास पूरी तरह से फेल हो गया था। कौन सा प्रयास? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयास, जो कि 2 अक्टूबर 1952 को बनाया गया था। 1953 में नाम बदल करके राष्ट्रीय प्रसार सेवा रखा गया, लेकिन वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। तो सरकार पहले ही फ्लॉप हो चुकी इस मामले में। लेकिन क्या बलवंत राय मेहता समिति बनने के बाद इनके द्वारा दिए गए सुझाव सरकार को समझ में आते हैं या नहीं आते, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। याद रखिए 1957 में यह कमेटी बनी और इसने अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया और इसने अपने रिपोर्ट में कहा भारत सरकार से कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठित करनी चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब उसमें 3 लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर होना चाहिए, 3 लेवल होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था गठित करनी चाहिए। तो भारत सरकार पूछेगी ना, या आप भी पूछोगे सर वो 3 लेवल कौन सा और क्यों? भाई बलवंत राय मेहता के दिमाग में बात क्यों आया कि 3 स्तर होगा तो उससे हमारे गांव का विकास हो जाएगा। देखो पूरा फोकस क्या है? स्थानीय स्वशासन, यानी गांव में जनता को अधिकार देना और ये सक्षम बनाना कि वो अपने समस्याओं से खुद बाहर आ सके, यही उनको इतना तैयार करना है। तो ये तैयार करने के लिए इन्होंने कहा कि 3 स्तर बना दिया जाए तो जनता जो है वो तैयार हो जाएगी। अब देखो जनता तैयार होती है या नहीं होती है, सुनिए ध्यान से। इन्होंने इनका कहना था कि 3 स्तर कौन कौन से? पहला होगा ग्राम स्तर, जो सबसे निचला स्तर होगा, गांव स्तर। आपने कहा बिल्कुल सही है। दूसरा इन्होंने कहा एक प्रखंड स्तर होगा, प्रखंड या खंड स्तर। और तीसरा जो है वो जिला स्तर होगा। यहां पे राज्य और केंद्र की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। यानी गांव से लेकर जिला तक में एक गांव एक जिला एक बीच का एक मीडिएटर होगा, तो ये होगा, ठीक है। इन्होंने कहा ये 3 स्तर होंगे। अब जो ग्राम स्तर होगा वहां पे ग्राम पंचायत होगी। जब ग्राम स्तर होगा तो वहां पे क्या होगा? ग्राम पंचायत होगी। जहां पर प्रखंड स्तर होगा वहां पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। देखिए हैंडल करना है, खाली गांव को हैंडल करने के लिए ग्राम पंचायत, अब प्रखंड को हैंडल करने के लिए पंचायत समिति, समिति वर्ड लगाइएगा, पंचायत समिति। और याद रखें जिला स्तर पर एक जिला परिषद बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए, एक जिला परिषद की स्थापना की जाए, ऐसा कहा बलवंत राय मेहता जी ने 1957 में दी गई रिपोर्ट में, ठीक है, कहा। अच्छा, भारत सरकार ने इस पर विचार किया। विचार देखिए क्या करते हैं। देखिए पहले तो इनकी सिफारिश आती है, इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो वो सिफारिश भारत सरकार तक जाती है। 12 जनवरी 1958 को, ठीक है, याद रखें, इसको राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
ठीक है। ईएनडीसी क्या था दोस्तों? अरे ईएनडीसी वही है जो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड जारी करता है कि पंचवर्षीय योजनाएं ठीक ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जाके देखिए, पंचवर्षीय योजना का जबरदस्त वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इतना बेहतरीन कि शायद आप सोच भी नहीं सकते कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई गई। मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं मिलेगा आपको कहीं भी पूरी यूट्यूब पर, और आपकी किताब में, आपकी कोचिंग में तो कतई नहीं मिल सकता। एक बार जाके आप पढ़ो, इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहां जाकर के प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़िए। अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो गए, पढ़कर मजा नहीं आ गया, तो बताना कि सर आपने क्या बोला था, ठीक है, याद रखें। तो जो एनडीसी था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, उसने इसको स्वीकार कर लिया। कब? 12 जनवरी 1958 को। कभी से मन में आ रहा है यार 12 जनवरी को कुछ है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, महान स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, ठीक है, तो याद रखेगा, सत सत नमन उनको, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी.आर. मेहता, ठीक है, ये बलवंत राय मेहता जी जो थे, इनकी बात करते हैं। अब जब इन्होंने ये त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रस्तुत कर दिया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। क्यों? एनडीसी ने एक्सेप्ट किया, एनडीसी को भी लगा हाँ इस तरह से अगर किया जाए, क्योंकि शुरुआत में कहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना के सरकार सोच रही थी ऐसे गांव तक विकास करा देंगे, लेकिन केंद्र से कोई योजना गांव तक नहीं चल पाती यार। केंद्र कितना दूर है, सोचो, केंद्र कितना दूर है। केंद्र से व्यवस्था राज्य में आए, राज्य व्यवस्था जो है डिस्ट्रिक्ट में जाए, और वहां से फिर गांव में जाए, ये बड़ा दूर हो जाता है, बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। ये कहने की बात है कि जनता डायरेक्ट अटैच होती है प्रधानमंत्री से, नहीं, बीच में इतनी कड़ियां हैं कि फाइल ही नहीं पहुंच पाती है कोई व्यवस्था। आज क्यों होता है? आज गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों? वही सक्सेसफुल होते हैं जिनको ग्राम स्तर तक बनाया जाता है, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम फेल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाएगा तो सरकार के पास इस तरह की कोई योजनाएं नहीं थी, कोई इस तरह की प्रिपेयर प्लान नहीं था कि वो अपने प्लान पे काम करे, इस वजह से वो फेल हो गया। लेकिन यहां पर पूरा प्लान है कि नहीं, जिला स्तर, वहां से प्रखंड स्तर, वहां से ग्राम स्तर, और ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक सटीक व्यवस्था थी, इसलिए दोस्तों इनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता जी को, कि भैया हाँ हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था इन्होंने लाया, इसलिए इनको याद किया जाता है। आगे देखिए, अगस्त 1958 आया, ठीक है, और प्रायोगिक रूप से देखिए, इस प्रायोगिक को कहीं कहीं पर पायलट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पायलट। सुन लो पायलट क्या होता है। पायलट परियोजना का नाम सुना आपने? नहीं सुना है। देखिए होता क्या है, होता है दोस्तों, मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई योजना बनाई, ठीक है, आपने कोई योजना बनाई, तो योजना बनाने के बाद पहले आप एक बार चाहते हो ना कि एक बार इसको चेक कर लिया जाए कि योजना ये सही सही चल रही है कि नहीं चल रही है, योजना लॉन्च होने के बाद क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो भारत सरकार क्या करती है, कोई भी योजना लाने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट बनाती है, प्रायोगिक तौर पर केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि ये योजना अगर लागू किया जाएगा तो ये योजना अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट योजना तैयार की जाती है, ठीक है। केवल किसके लिए? केवल गेस करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए काम किया जाता है। तो प्रायोगिक स्तर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में। एक बार अगर आपके पीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन दे दे कि प्रायोगिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहां लागू किया जाता है, और ऑप्शन में राजस्थान नागौर दिया हो, 99.9999999% लोग क्या करेंगे? यही टिक करेंगे, नागौर राजस्थान। क्यों? फोकस वहीं पे है ना, प्रायोगिक वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। मैं आपसे कहता हूं परीक्षा में रुकिए, क्वेश्चन को देखिए और ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, शब्द याद रखेगा प्रायोगिक। प्रायोगिक रूप से सबसे पहले व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू की गई, ठीक है। जब वहां पे व्यवस्था सक्सेसफुल हो गई तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन 1959 में क्या कर दिया गया? नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की, और वहीं से फिर यह योजना पूरे राजस्थान में सबसे पहले लागू कर दी गई। लेकिन प्रायोगिक रूप से कहां पर? आंध्र प्रदेश में, इस बात को याद रखते हुए, ठीक है। और उसी साल आंध्र प्रदेश में भी यह योजना पूरी तरह से लागू की गई। 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक भी इसमें शामिल हो गए, और 1962 में महाराष्ट्र भी शामिल हो गए। धीरे धीरे करते करते जो अन्य प्रदेश भी थे उनके यहां भी पंचायती राज व्यवस्थाएं शामिल होती चली गई। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति जब अच्छे से चल रही थी तो अशोक मेहता जी को समिति बना के अपना रिपोर्ट देने की क्या जरूरत थी? बात आती होगी मन में ना। जैसे 57 में बना,
तो 20 साल बाद की बात है भाई। 20 साल में बहुत कुछ परिवर्तन होता है, तो सरकार भी सोचती है यार कि कुछ चेंजिंग हो, है कि नहीं, कुछ चेंजिंग हो, कुछ अलग आए, कुछ नया आए, कुछ नई व्यवस्था आए। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था चली रही थी कि 1977, देखिए वो व्यवस्था 57 में थी, वो कब थी, 1957 में थी, ये व्यवस्था जो है 1977 में, ठीक है। तो 1977 में अशोक राय मेहता समिति बना, ठीक है। अशोक मेहता, अशोक राय मत कहिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। संबंध बस खाली इतना है कि दोनों लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किए हुए, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति 1977 बनी और मूल्यांकन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए किसका, बलवंत राय मेहता समिति ठीक ढंग से काम कर रही, वो समिति नहीं, उस समिति के द्वारा जो दिए गए प्रस्ताव थे, सुझाव थे, उस सुझाव पर हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, कि प्रभावशाली मूल्यांकन हो, इस अशोक मेहता समिति को बनाया गया था, ठीक है। 13 सदस्य थे इस समिति में और 1978 में इस समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसने कहा कि हमें अब जो स्तर थे उनको 3 से घटा करके 2 कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, 3 से घटा करके 2 कर देना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता ने कहा 3, बलवंत राय मेहता 3 वर्ड हैं, उन्होंने कहा था 3 स्तर। अशोक मेहता 2 नाम है, तो इन्होंने कहा था 2 स्तर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 स्तर कर लिया जाए। अच्छा, मतलब वहां पे जो ग्राम, प्रखंड और जिला की बात की गई, किसी एक को गोली मारना है, किसको गोली मारना है, इन्होंने कहा एक जिला स्तर होगा, एक मंडल पंचायत होगा, मतलब ग्राम और प्रखंड को मिलाकर एक मंडल पंचायत बना दो, वो सही है, ठीक है। और यहां पर इन्होंने बताया कि जो जिला पंचायत होगी उसको मजबूत बनाया जाएगा, मजबूत होगी प्लस अप्रत्यक्ष होगी, और जो मंडल पंचायत होगा 10-15 गांवों को मिलाकर बनेगा और ये प्रत्यक्ष माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया, लेकिन जब सरकार ने पूछा कि वजह क्या है, तो इनकी जो सिफारिशें थी, जो बताया इन्होंने, वो अपर्याप्त कारण थे, इस वजह से यह व्यवस्था क्या करेगी, रिजेक्ट कर दी सरकार ने ना। ऐसे थोड़े बदलेंगे, एक सिस्टम चल रहा है, पहले ही झेल चुके हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ऐसे भी फेल हो गया था, तो एक बार हम झेल चुके हैं, दूसरी व्यवस्था 20 साल से चल रही है, तो हम नई व्यवस्था लाएंगे तो जब हम अपडेट हो जाएंगे, जब हम तैयार रहेंगे कि नहीं हम आगे कुछ बेस्ट कर सकते हैं, तब लाएंगे। और इसलिए थोड़ी लाएंगे कि जो व्यवस्था चल रही है वो भी धराशायी हो जाए, तो नहीं, इनके कारण अपर्याप्त थे, सिफारिशें ठीक नहीं थी, इस वजह से अशोक राय मेहता समिति वाली रिपोर्ट को खारिज कर दिया सरकार ने। फिर कुछ समय बात चलती रही, डॉक्टर PV राव समिति आई 85 में, ठीक है, डॉक्टर PV राव समिति, PV राव समिति, ठीक है, नाम भी कुछ ज्यादा है, तो इन्होंने 4 स्तर बना दिया, PV राव, ठीक है, डॉक्टर तो टाइटल है ना, तो याद रखिएगा, इन्होंने 4 स्तर बना दिया। इन्होंने कहा भाई 4 स्तर बना लो, देखो 3 था तो एक बार एक ने कम कर दिया, दूसरी बार ज्यादा कर दिया, नहीं 3 स्तर से 4 स्तर बना लो। अब तो सरकार पूछे कि अच्छा ये व्यवस्था कब आई थी, 85 में, 85 में आई और 86 में ये PV राव ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अच्छा, अब यानी जो ग्राम था, प्रखंड था और जिला था, उसके अलावा कुछ एक और बढ़ जाएगा, तो इन्होंने कहा कि गांव है, मंडल है, वही प्रखंड वाला मंडल हो गया, जिला हो गया, और एक अलग बना दिया राज्य स्तर, ठीक है, राज्य स्तर की बात इन्होंने किया। तो यहां पर कहा कि ग्राम के लिए ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम सभा ग्राम पंचायत एक ही है, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होती थी, ये भी सही है, वहां पर पंचायत समिति था, यहां पर जिला परिषद है, ये भी सही है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस पर ज्यादा बल दिया जाए। और लास्ट में एक राज्य विकास परिषद को ला करके इन्होंने जोड़ दिया, किसको, राज्य विकास परिषद को ला करके जोड़ दिया, किसने, डॉक्टर PV राव ने, ठीक है। तो इनसे भी पूछा गया भैया काहे जोड़ रहे हैं आप, कुछ वजह है, कुछ सोचा है आपने, जैसे बलवंत राय मेहता जी ने जो बताया वो करके दिखाया और सारी योजनाएं उस पर सक्सेसफुल हो रही हैं, धीरे धीरे जनता जनार्दन जागरूक हो रही है, ठीक है, अपना काम वो कर रही है, सक्षम बन रही है, स्थानीय स्वशासन सही तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में जो आपने 4 स्तर बनवाया, कोई रीजन, कोई तरीका बताइए, ठीक है, उनसे कहा गया। तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है, बात है दोस्तों पंचायतों, अच्छा कुछ और भी चीजें उन्होंने कहा कि पंचायतों में नियमित चुनाव कराए जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो SC/ST हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल हैं और महिलाएं हैं, उनको आरक्षण भी दी जाए, इसकी सिफारिश इन लोगों ने किया। लेकिन उनसे भी जब सरकार ने कारण पूछा तो अपर्याप्त कारण होने की वजह से उनकी बात भी ठुकरा दी गई, नहीं मानी, कैंसिल, 2 लोग कैंसिल, अशोक मेहता भी चले गए बेचारे, डॉक्टर PV राव समिति जो थी इसका भी पूरा जो सिफारिश थी वो खारिज कर दिया गया, ठीक है, समाप्त हो गया, रिजेक्ट हो गया। एक और समिति का नाम हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर ML सिंधवी समिति, ये 1986 में बनी थी, जिस समय PV राव वाली रिपोर्ट आई थी ना, उसी समय एक कमेटी भी बनी थी, देखिए 86 दे रहा है, 1986 में कमेटी आई थी, ठीक है, और लक्ष्मीकांत जी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो
सुधारों के ऊपर बात किया गया और इनकी भी कुछ सिफारिशें थी, लेकिन इनकी सिफारिशें बड़ी जबरदस्त थी और इन्होंने थोड़ा हट कर बताया। जब सरकार ने पूछा कि हम आपकी बात को क्यों माने या आपकी बात को मानने के पर्याप्त कारण में दीजिए, तो उन्होंने बताया, बहुत सारी बातों को बताया, उसको ध्यान से दीजिए, क्योंकि यही जो बातें हैं ना, ये मूल है जाकर के किसमें, जब संविधान संशोधन अभी होने वाला है, ठीक है, और वहीं से आपको बताऊंगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो जान लीजिए कि पूरा का पूरा हमारे संविधान में पॉलिटी में अनुच्छेद बढ़ाने का काम इन्होंने किया है, लक्ष्मीकांत जी ने, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं कि संवैधानिक मान्यता दिया जाए, ये जो स्थानीय स्वशासन है पहले तो इसको संवैधानिक मान्यता दिया जाए। देखिए, जब किसी चीज की संवैधानिक मान्यता मिल जाती ना, तो वो चीज क्या वैल्यूएबल हो जाता है, लोग वैल्यू देने लगते हैं उसको। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसकी संवैधानिक मान्यता दी जाए, ताकि लोग डिसिप्लिन में रहेंगे और लोग जो है उससे जागरूक होंगे, अच्छे ढंग से जुड़ेंगे और कार्य करेंगे। सरकार ने कहा पॉइंट टू बी नोटेड, सही पॉइंट है। न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत, दो तरह के पंचायतें बनाई जाए, ग्राम पंचायत के साथ साथ एक न्याय पंचायत भी हो, क्योंकि हमारे देश में जो कोर्ट है ना वो सभी को सुविधा तो दे नहीं पाते हैं, तो ऐसे में न्याय पंचायत भी बने, तो ग्राम लेवल पर जिस तरह के जो झगड़े वाद विवाद होते हैं वही सुलझा दिया जाए ना। हर आदमी अगर कोर्ट आने लगेगा यार, तो बताओ कि सरकार क्या करेगी, हाँ, परेशानी हो जाएगा ना। तो कुछ मामले वहां पे डील कर लीजिए। सरकार ने कहा बहुत अच्छी बात, लक्ष्मीकांत जी की बातों में दम है, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसको, जनता को। कैसे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, मतलब हर तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, सेल्फ डिपेंडेंट, यानी वो अपने ऊपर ही डिपेंड रहे, किसी के ऊपर डिपेंडर है कि सरकार ये नहीं वो नहीं ऐसा वैसा नहीं, वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, और यही तो बनाना है। तो सरकार ने कहा बात तो सही है आपकी। इन्होंने कहा कि चुनाव लेकिन साहब नियमित होना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात है, तो ये जो चुनाव होता है ये नियमित होना चाहिए। आप कहोगे चुनाव किस बात का, सर सपोज करो जो एक ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था थी, अब इसमें ग्राम प्रधान हुआ करते थे, जो इसके हेड होते थे ग्राम प्रधान, आज भी चुनाव होता है ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राम प्रधान होते हैं ये गांव के प्रधान होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं। तो एक मुखिया का कर्तव्य क्या बनता है, अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना, और किसकी सहयोग से, वहां सरकार नहीं सहयोग करने आती है, ठीक है, वहां सरकार सहयोग नहीं करने आती है, वहां जनता से ही सहयोग लिया जाता है। सहयोग किससे, जनता से। तो ग्राम प्रधान वहीं का रहता है, वो वहीं का रहने वाला है, तो वो जो गांव का मुखिया है वो अपने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर ही अपनी समस्याओं को दूर करे, क्योंकि सरकार के पास और भी कार्य है। तो यहां पर देखिए कहा गया कि चुनाव नियमित होंगे तो सिस्टम भी नियमित चलेगा। अब देखिए हमारे देश में व्यवस्था है मतलब 5 साल पे चुनाव होने की, तो हर 5 साल पे चुनाव होता है। अब अगर ऐसी व्यवस्था रहे, आज सरकार गिर गई, कल गिर गई, कोई इसमें चला गया, कोई इसमें चला गया, यार ये अव्यवस्था होती है, राजनीतिक अस्थिरता प्रभावित करती है देश के व्यवस्था को, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, एक अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो यहां कहा गया कि नियमित चुनाव कराया जाए। एक और अच्छी बात की गई कि महिलाओं, इसके पहले भी महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन यहां पे कहा गया कि महिलाओं को 1/3 सीट उनके लिए आरक्षित की जाए। कितना, 1/3 सीट कम से कम महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, ताकि जैसे मान लीजिए 100 ग्राम सभा है, ठीक है, हर जगह चुनाव होना है, तो 1/3 सीट जो है महिलाएं ही वहां पर खड़े होंगी, वही चुनाव लड़ेंगी, यानी उनकी भी भागीदारी दी जाए। भाई हम कहते हैं बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिला हमारे बराबर में आए, ठीक है, हर जगह वो कंधा से कंधा मिलाकर चले, तो ऐसे में उनको भी तो भागीदार बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उनको भी भागीदार बनाया जाए, इसके लिए कहा गया कि 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए। किस समिति में, डॉक्टर लक्ष्मीकांत समिति, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने इसमें और भी चीजें कही गई कि SC ST जहां पर जनसंख्या है, तो उन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित की जाए। जहां पर SC ST की संख्या ज्यादा है वहां पर एक अनुपात बनाया जाए, उन अनुपातों के आधार पर उनको भी आरक्षण दिया जाए। सरकार ने कहा बहुत सही बताया आपने, बहुत सही, ये होना चाहिए, ठीक है, और ये हुआ भी। आगे कहा गया दोस्तों कि नगर पालिका भी बना दी जाए, जहां पे जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो वो ग्राम से उठ करके अलग हट जाते हैं, तो कहा गया कि जो बड़े टाउन हो गए हैं, एरिया हो गया, वहां पे नगर पालिकाएं बना दी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतने पे बात समाप्त नहीं होती है, बात आती है पीके थुंगन समिति, एक और समिति जो आप नहीं पढ़ते हो, आप तो केवल 2-3 पढ़ के भाग जाते हो। कौन कौन सा, बलवंत राय मेहता पढ़ लिए, अशोक मेहता पढ़ लिए, और थोड़ा सा समय मिला तो PV के राव देख लिए, बस कहानी खत्म। आप छोड़ देते हो, आप जो है लक्ष्मी वाला भी छोड़ देते हो, ठीक है, और सिंगल वाला, और यहाँ पे पीके थुंगन भी छोड़ देते हो, लेकिन पढ़ो, मैं कहता हूं पढ़ो, ठीक है।
1988 दोस्तों 85, 86, 88, 87 छोड़ के 85, 86, 88 लगातार 3 समितियां आई हैं। मतलब आपको लग नहीं रहा है कहां इतने दिन पे चर्चा की जाती थी और कहां लगातार मतलब 5 साल का कार्यकाल भी राजीव गांधी का नहीं बीता है और उतने में 3 समितियां प्रेजेंट हो रही हैं। तो आप बताओ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस सरकार दे रही है। हाँ, सरकार इंपॉर्टेंस दे रही तभी तो समितियां बन रही हैं, अपनी सिफारिशें लेकर आ रही हैं। तो पीके थुंगन समिति जरा ध्यान दीजिए, करा कि इन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए और 1989 में दोस्तों प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, ठीक है। इन्होंने सुधार व सशक्तिकरण में रुचि भी लिया, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं संवैधानिक दर्जा दिया जाए किसको, इस पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को, उसकी बात कही। और राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन भी किया। कौन सा? आप कहोगे सर हमने 73वां पढ़ा है, आप 64वां पढ़ा रहे हो। अरे पढ़ा रहा हूं, जो आप नहीं पढ़ोगे वही तो मुझे पढ़ाना है, जो आप पढ़ते हो वो तो दुनिया पढ़ती है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा जानिए। तो 64वां संविधान संशोधन का एक विधेयक राजीव गांधी जी बड़ी खुशी लेकर आए कि यार सही बात है, लक्ष्मी साहब ने भी बहुत बढ़िया बताया और पीके थुंगन ने भी बहुत अच्छा बताया, तो हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। उन्होंने बड़े बढ़िया से पास किया, अपने लोकसभा के नेता थे तो लोकसभा में इन्होंने पास कराया, लेकिन राज्यसभा में जब ये बिल गया ना तो वहां पे राज्यसभा ने नामंजूर कर दिया और जैसे ही राज्यसभा ने नामंजूर किया ये विधेयक निरस्त हो गया, समाप्त हो गया। मतलब कि राजीव गांधी इसके लिए कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। दोस्तों अगले प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बनती है, अच्छा एक बात का और फोकस करेंगे, राजीव गांधी ने किया था 64वां संविधान संशोधन। कौन सा किया था? 64वां संविधान संशोधन, जो कि रद्द हो गया था, ठीक है, याद रखेगा। यहां पर दोस्तों संशोधन क्या बिल था, क्योंकि संशोधन फाइनली हो जाता है तो बिल प्रेजेंट किया गया था। यहां पर याद रखिए कि पीवी नरसिम्हा राव जब ये अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आते हैं और 22 दिसंबर को पहली बार यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और तुरंत पास हो जाता है। 23 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया जाता है, वहां से भी पास हो जाता है। 17 राज्यों की विधानसभाओं में भी इसको भेजा जाता है, वहां से भी अनुमोदित हो जाता है। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति ने भी तुरंत अपना सिग्नेचर कर दिया। अब क्या कोई रोक सकता है? क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। 73वां संविधान संशोधन जो था बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अभी आगे बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे, एक एक अनुच्छेद में आपको बताऊंगा, ठीक है। 243 ए बी सी डी ई सबसे क्वेश्चन पूछता है, कहीं से कुछ भी पूछ देता है, तो एक एक चीज के बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। याद रखिए दोस्तों 23 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया लागू, तो आगे की कहानी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैंने क्या तैयार किया आपके लिए। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये जो आया भाग 9 आके जुड़ा, ठीक है। इसमें 11वीं अनुसूची लेके आई गई, इसमें 16 नए अनुच्छेदों को डाला गया जो कि 243 से लेकर के 243 ओ तक हैं, ठीक है। और कैसे कैसे बना दोस्तों, ये जो 24 अप्रैल है ना, इसी दिन पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल। तो ये क्या है और इसके बारे में दोस्तों एक एक चीज देखिए, 243 ए बी सी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल से। इसके बाद और भी पढ़ेंगे, गठन और संरचना देखा जाएगा, किस तरह से गठन हुआ, कहां पर क्या है, ठीक है, कहां पर मेयर होते हैं, ठीक है, ये पूरा अलग अलग राज्यों के बारे में, स्थानीय निकायों के बारे में बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर पढ़ने में अच्छा लगेगा। आज खाली इतना इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसको 2 लेक्चर में कवर करेंगे, तो क्या है ना, इत्मीनान से मुझे बात करने में बड़ी मजा आती है। जब जल्दीबाजी होती है तो यार अच्छा नहीं लगता। क्या है ना, अपनी आदत है डीप में पढ़ाने की, ठीक है। ये हवाई में पढ़ाने में ना कि मैं आपको 5 मिनट में करा दूंगा, 2 मिनट में वो करा दूंगा, भैया नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। अगर आपको सच में विद्या ग्रहण करनी है तो विद्या के लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 मिनट 5 मिनट वाली विद्या सीख तो जाओगे, लेकिन वो 2-5 मिनट के लिए याद रहेगी आपको, ठीक है, जीवन पर्यंत के लिए नहीं। जीवन पर्यंत के लिए याद करना है तो समझना पड़ेगा। आज भी आप जाके किसी से पूछोगे ना स्थानीय स्वशासन का मतलब बता दो, खाली परिभाषित कर दो, लोग वही नहीं जानते हैं। पता, जो आदमी स्थानीय स्वशासन की परिभाषा नहीं जानता उसका जनता कहना भी व्यर्थ है यार, हाँ है कि नहीं। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर, दोस्तों शेयर करना मत भूला करिए, यही एक छोटा सा फायदा हमारा होता है, शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।